हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कुषाण। आज हम कुषाणों के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले हम हिंदू, यूनान, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद आज कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे कुषाणों के संपूर्ण इतिहास के बारे में। तो नंबर 1 पॉइंट है, पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। तो पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए भारत पर आक्रमण करने, मतलब भारत पर आगमन हुआ कुषाणों का, जो यूची तथा तोखरी भी कहे लाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता था? यूची तथा तोखरी भी। अगला पॉइंट है, यूची नामक एक कबीला था। तो यूची नामक क्या था? एक कबीला था। कबीला मतलब होता है आदमियों का समूह, मतलब जो अगर अर्थात समूह होता है। कबीला मतलब एक समूह है, एक पर्टिकुलर जाति के लोग एक कबीले में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कबीला। तो यूची नामक एक कबीला जो 5 कुलों में बट गया था। तो 5 कुलों में क्या था? बट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। तो उन्हीं में क्या था? उन्हीं में से एक कुल था। कौन था? कुषाण थे। अगला पॉइंट है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्डफिसेस था। तो अगला पॉइंट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी मतलब महान राजा कौन था? कनिष्क था। अगला पॉइंट है, कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर में थी। अगला पॉइंट है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अगला पॉइंट है, कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय। तो कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? 78 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क से तीसरा राजा था कुषाणों का, यह तीसरा राजा था कनिष्क, तीसरा राजा था कनिष्क। यह गद्दी पर कब बैठा? 78 ईसा पूर्व में एक सावंत चलाया जो शक सावंत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो कनिष्क जब 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो एक सावंत चलाया जिसे शक सावंत कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिसे भारत सरकार क्या करती है? प्रयोग में लाती है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडल ग्राम कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो जो बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति है वह से कनिष्क के शासन काल में ही हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और अध्यक्षता इनके कौन थे? मतलब बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र ने ही अध्यक्षता की थी चौथी बौद्ध संगति का। अगला पॉइंट है, कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म से 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो कनिष्क कौन धर्म? कनिष्क से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता था। अगला पॉइंट है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो आरंभिक काल कुषाण शासकों ने क्या किया? भारत में सोने के सिक्के
स्वर्ण के मुद्राएं जारी किया था, सोने के सिक्के जारी किए, जिसकी शुद्धता गुप्त काल, जो गुप्त काल है, गुप्त वंश है, उस समय भी सोने के सिक्के जारी हुए थे, उससे उत्कृष्ट था। मतलब जो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उनसे अधिक अच्छा था कुषाणों का सोने का सिक्का। अगला पॉइंट है कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो कनिष्क के दरबार में एक विख्यात राजवेद या विख्यात आयुर्वेद रहता था, जिसका नाम था चरक। अगला पॉइंट है चरक द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता थी। तो चरक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? चरक संहिता। अगला पॉइंट है वासुमित्र द्वारा लिखित पुस्तक महाविभाषण सूत्र है। तो वासुमित्र द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? पुस्तक है महाविभाषण सूत्र है। अगला पॉइंट महाविभाषण सूत्र को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो महाविभाषण सूत्र है जो वासुमित्र के द्वारा लिखित है, उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अगला पॉइंट है कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष थे। तो कनिष्क के राज्य कवि कौन थे? अश्वघोष थे। अगला पॉइंट है अश्वघोष ने ही बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो अश्वघोष ने क्या किया था? बौद्ध धर्म का रामायण अर्थात बौद्ध चरित्र की रचना की थी। तो जिस तरह हिंदुओं का है से रामायण पवित्र है, उसी तरह बौद्धों का रामायण काची है? बुद्ध चरित्र है, जो अश्वघोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला पॉइंट है वसुमित्र, पारस, नागा अर्जुन, महाचैत्य, संघर्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। तो वासुमित्र, पारस, नागार्जुन, महाचैत्य, संघर्ष क्या थे? कनिष्क के एक तरफ से दरबार में रहते थे ये बड़े बड़े विद्वान। अगला पॉइंट है भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है नागा अर्जुन द्वारा लिखित पुस्तक माध्यमिक सूत्र। तो नागा अर्जुन ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका क्या नाम था? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागा अर्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो क्या किया था नागार्जुन ने कि इस पुस्तक में से सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत से कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। अगला पॉइंट है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। तो कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। अगला पॉइंट है नोट कुषाण राजा देव पुत्र कहलाते थे। तो कुषाण राजा से क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। तो यह उपाधि कहाँ से ली थी उन्होंने? कुषाणों ने तो चीनियों से ली थी। अगला पॉइंट है गंधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो गंधार शैली और मथुरा शैली, तो गंधार शैली आप लोग तो पता है, गंधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली मतलब मूर्तियों का आर्किटेक्चर, मतलब मूर्तियों का विकास ऐसे सबसे पहले गंधार शैली में ही हुआ था और उसके बाद मथुरा शैली में हुआ था। का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। अगला पॉइंट है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले, तो रेशम मार्ग तो आप लोग पता ही होगा, रेशम मार्ग
जो प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध मार्ग था। अर्थात यह व्यापार करने का एक प्रसिद्ध मार्ग था जो भारत और चीन के लोगों के द्वारा यूरोप में अर्थात यूरोप के बाजारों तक सामानों को पहुंचाया जाता था रेशम मार्ग के ही द्वारा। अगला पॉइंट है कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। तो कुषाण साम्राज्य में तो कुषाण का जब तक राज चला तो उस समय क्या था कि उन्होंने मार्गों पर मतलब सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध किया था। मतलब अगर आप सड़क पर चल रहे हैं या रास्ते में चल रहे हैं तो उसमें गार्ड लगे हुए थे उस समय। अगला पॉइंट है नोट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध राजा हुए। तो उन सभी के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे या आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे।